हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जो 3 अगस्त का यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो था वो हो चुका है समाप्त। तो यहाँ पर फाइनली पीडीएफ नहीं बन पा रही थी पूरी तरह से, फिर भी आप लोगों को डायरेक्ट हम एमएस बोर्ड में करके दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज आपके 3 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में पूछे गए थे। बस आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है आप लोगों को यहीं पर मिलता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितनी दूर तक भाला फेंका था। तो देखिए, जब इन्होंने डायमंड लीग का यहाँ पर पूछा गया था, इससे पहले जो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा स्वर्ण पदक था, क्योंकि इससे पहले जो है 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक के अंदर जीता हुआ था, जो कि भारत से संबंधित थे। तो इन्होंने जीता हुआ था। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितनी दूरी पर भाला फेंका था। तो डायमंड लीग की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के अंदर 87.66 यानी कि 87.66 मीटर भाला फेंक करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया था, जो कि इनके द्वारा ही फेंका गया जो भाला था टोक्यो ओलंपिक के अंदर, उसमें ही इन्होंने खुद को पछाड़ दिया था। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हुए थे। तो ऊपर ही आपको बता चुके हैं कि टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता हुआ था। कुल पदक नहीं, यहाँ पर कुल स्वर्ण की बात हुई थी, यानी कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का हुआ था उसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हुए थे। तो गोल्ड मेडल की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा हुआ था, और टोटल यानी कि कुल जो है 7 मेडल जीते हुए थे टोक्यो ओलंपिक के अंदर, जिसमें कि एक स्वर्ण पदक था जो कि क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक गोल्ड मेडल जीता था, तो एक राइट आंसर हो जाएगा। रजत पदक की बात करें तो यहाँ पर 2 रजत पदक जीते हुए थे और 4 कांस्य पदक जीते हुए थे, यानी टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें कि एक गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज शामिल थे। और गोल्ड की बात करें तो नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक के अंदर जीता गया था। वहीं टोक्यो ओलंपिक की बात करें, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक भी पूछा जा सकता है, तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो 2020 का जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे, यानी टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुए थे, उसमें क्या हुआ था कि भारत ने कुल 19 पदक जीते हुए थे। अगर टोक्यो पैरा ओलंपिक पूछा जाता है तो उसमें 19 पदक जीते हुए थे। बाकी टोक्यो ओलंपिक में जीते हुए थे कुल 7 पदक, जिसमें कि 5 स्वर्ण थे। अगर इसमें स्वर्ण की बात करें पैरा ओलंपिक में, तो 5 गोल्ड मेडल थे, 8 यानी कि 8 यहाँ पर सिल्वर मेडल थे, और 6 यानी कि 6 जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। और टोटल जो मेडल थे टोक्यो ओलंपिक के अंदर वो 7 थे। बाकी पैरा ओलंपिक में कुल कुल यहाँ पर 2 रहे हुए थे, सॉरी आपके टोटल 19 मेडल थे। और अवनी लेखेरा एक ऐसी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थी जिन्होंने पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी, यानी 2 पैरा ओलंपिक पदक जिसने जीते हुए थे। ये अगर पूछा जाए तो अवनी लखेरा उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यहाँ पर संशोधन पूछा गया था, तो अगर संशोधन की बात करें तो 61वां संविधान संशोधन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1988 के टाइम पर किया जाता है। 61वां यानी कि 61st था। इसमें क्या था कि मतदान की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 21 वर्ष से जो घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। और बाकी बात करें अनुच्छेद की, तो यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि समान काम के लिए महिला पुरुष को समान आय, यानी समान आय का मतलब जो इनकम होती है, समान आय किस अनुच्छेद के तहत मिलता है। तो अनुच्छेद यानी कि जो आर्टिकल दिया हुआ था, तो 39D जो आर्टिकल था, यानी अनुच्छेद 39D आपका राइट आंसर था, जिसके तहत यह प्रावधान किया जाता है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य के हेतु समान वेतन दिया जाएगा, जाना सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि समान वेतन दिया जाएगा, ये पूछा गया था। तो ये आर्टिकल इसका पूछा था अनुच्छेद तो 39 जो डी होता है, यानी आर्टिकल 39D इसका राइट आंसर यहाँ पर रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
नेक्स्ट देखिए फेस्टिवल से क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ओणम त्यौहार होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है। लेकिन और बताना चाहें कि अगर आप लोग इन क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो वहाँ से आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। और अगर अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए ओणम की बात करें तो जो ओणम होता है ये एक केरल का प्रमुख त्यौहार होता है ओणम, जो कि ओणम का उत्सव जो होता है चिंगम मास के भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि किस राजा के स्वागत में मनाया जाता है तो राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। बाकी ये जो होता है ओणम का त्यौहार भगवान वामन की जयंती पर मनाया जाता है। तो किसकी जयंती, तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं मकर विलक्कू त्यौहार हो या अयप्पा मंदिर हो, अयप्पा भगवान का मंदिर, तो ये जो सारे चीज़ें हैं ये सभी रिलेटेड हैं ओणम की केरल से। तो केरल इसका राइट आंसर था, तो इससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये भी देखिए दक्षिण साम्राज्य से ही संबंधित था कहीं ना कहीं, कि जो चोल संस्थापक था यानी कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो अगर चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो विजयालय इसका राइट आंसर था। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की हुई थी, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध वंश रहा हुआ था। विजयालय का जो शासनकाल था वो 850 से लेकर के 870 ईस्वी तक चला हुआ था। इन्होंने पल्लव अधीनता में उरैयूर प्रदेश के शासक रहे हुए, यानी कि पल्लवों के अधीन पहले काम करते थे विजयालय, और उरैयूर प्रदेश के शासक भी रहे हुए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हिस्ट्री का पूछा गया था, आसान क्वेश्चन था, उतना टफ नहीं था कि कोई डीप क्वेश्चन था, लेकिन अब किसी ने चोल वंश बिल्कुल पढ़ा ही ना हो तो उसके लिए टफ हो ही जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए डांस और फेस्टिवल से जैसा कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए डांस के क्वेश्चन देखने को मिल गया था। क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा गया था कि जो धीमसा नृत्य होता है वो किस राज्य की जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो अगर धीमसा की बात करें तो धीमसा का अगर राज्य या जनजाति कुछ भी पूछी गई थी तो देखिए पहली चीज़ तो क्या होता है कि जो धीमसा नृत्य होता है वो आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य होता है, यानी कि अगर इसका राज्य पूछा गया था तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बाकी अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से पोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगर इसकी जनजाति पूछ ली जाए तो पोरजा जो जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पोरजा जनजाति के द्वारा धीमसा नृत्य किया जाता है। धीमसा की बात करें तो आंध्र प्रदेश का एक आधिकारिक लोक नृत्य होता है। और इस नृत्य की अगर बात यहाँ पर करेंगे हम लोग तो ये क्या है आपका कि धीमसा नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए होता है, यानी कि इसमें जैसे मोहिनी अट्टम केवल महिलाओं के लिए होता है, इसीलिए ये दोनों के लिए होता है। और ये जो नृत्य होता है पड़ोसी गांवों के बीच मित्रता स्थापित करने के लिए किया जाता है। बाकी जनजातियां जो है इस नृत्य का आयोजन मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान होती है। तो मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। धीमसा नृत्य पोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश की जनजाति है। तो इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे। बस आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर दें। बाकी टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस इतना ही था आपका, बाकी थर्ड में फिर से मिलते हैं।